वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आयरन मैन। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान की बॉर्डर दिखाई जाती है और एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क एक जीनियस मिलेनियर है और हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक होता है। वो अफगानिस्तान में अपनी मिसाइल जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए आया था। जेरिको एक ऐसी मिसाइल होती है जो किसी भी देश को तबाह कर सकती है और फिर वो अफगानी सेना से डील करता है। आगे वो गाड़ी में बैठकर कुछ सैनिकों के साथ घर जा रहा होता है, तभी कुछ आतंकी उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़ते हुए सैनिकों की मौत हो जाती है। फिर टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी की मिसाइल आके गिर जाती है। टोनी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो मिसाइल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और टोनी घायल हो जाता है। अब हमें 36 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां टोनी आर्म्स डील ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी के पिता अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री शुरू की थी, जहाँ वो नए नए आविष्कार किया करते थे जिससे जनता की भलाई हो सके। डीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए टोनी वहाँ मौजूद नहीं था, तो उसके पिता का दोस्त, जो इनका इंडस्ट्रियल पार्टनर भी होता है, टैन, उस अवार्ड को लेता है। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी इस वक्त एक कसिनो में जुआ खेल रहा था। जेम्स वहां जाकर टोनी को अवार्ड देता है, लेकिन टोनी उसे नहीं लेता और कहता है कि मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं। वही एक रिपोर्टर क्रिस्टिन टोनी के पास चली जाती है और वो इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और कहती है कि आप जो हथियारों का सौदा करते हो ये सही नहीं है। आगे टोनी रिपोर्टर से काफी बातें करता है और उसे कहता है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे। फिर थोड़ी बातचीत के बाद टोनी उस न्यूज़ रिपोर्टर को अपने साथ अपने घर लेके चला जाता है। उसके साथ रात बिताने के बाद जब दोनों की नींद खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर वहाँ आती है और टोनी को बताती है कि आज अफगानिस्तान में एक काफ़ी बड़ी डील है। टोनी अपने पर्सनल जेट की तरफ पहुंचता है तो वहाँ पे जेम्स उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ टोनी की हालत बहुत खराब होती है और उसके सीने से कुछ तार जुड़े हुए थे और वो तार बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। बैटरी टोनी के शरीर को जिंदा रख रही थी। जब टोनी को होश आता है तब टोनी उसके पास खड़े एक आदमी एसन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब वो बताता है कि एक मिसाइल विस्फोट के दौरान तुम्हारे बॉडी में काफी सारे मेटल के टुकड़े घुस गए, जिन्हें निकाल पाना काफी मुश्किल था। इसलिए मैंने बैटरी के साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की, जिससे मेटल के टुकड़े तुम्हारे दिल के करीब ना जा सके और रोकने में मदद मिले। तभी वहां पर उन आतंकवादियों का लीडर की एंट्री होती है और वो टोनी को कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया है और तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें जेरिको मिसाइल बनाकर दोगे, क्योंकि हमें अमेरिका पर हमला करना है। लेकिन टोनी मना कर देता है। आतंकवादियों का लीडर टोनी को बाहर की ओर लेके चला जाता है और दिखाता है कि हमारे पास तुम्हारे स्टार्क कंपनी के बनाए सारे हथियार हैं। जिन हथियारों को तुम यूएस आर्मी और बाकी के लोगों को बेचते हो, वो सभी यहाँ आकर हमें वो हथियार काफी महंगे दामों में बेचते हैं और अब हमें जेरिको मिसाइल चाहिए और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें उस मिसाइल का नमूना बनाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। फिर टोनी वापस गुफा के अंदर चला जाता है और एसन से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है। तब एसन कहता है कि यह एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर एसन अपने फैमिली के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि मुझे अपने परिवार से मिलना है। टोनी कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। फिर टोनी के दिमाग में एक आइडिया आती है और वो एक आयरन सूट बनाना शुरू कर देता है। दोनों वहाँ पर मौजूद सभी मिसाइल से एक खास धातु को निकालते हैं, जो कि आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए बहुत खास होता है। आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मशीन को बहुत वक्त तक पावर देने का काम करती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टोनी के सीने में लगी थी वो बैटरी से चलती थी, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक पावर सप्लाई नहीं कर सकती और आखिर में टोनी आर्क रिएक्टर बना लेता है। इस बात का पता आतंकियों को भी होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बना रहे हैं। टोनी फिर एसन को एक सूट की ब्लूप्रिंट दिखाता है और कहता है कि हमारा मकसद इस सूट को बहुत सारी पावर देना है और फिर वे दोनों वो सूट बना लेते हैं। लेकिन तब तक इस बात का पता आतंकियों को चल जाता है और जब वो इन्हें रोकने के लिए आते हैं तब एसन उनके सामने आ जाता है और आतंकवादियों पर हमला कर देता है, जिससे टोनी को सूट रेडी करने में वक्त मिल सके। लेकिन आतंकवादी एसन को गोली मारकर घायल कर देते हैं। यह देखकर टोनी को बहुत बुरा लगता है। फिर टोनी गुस्से से सभी आतंकवादियों को मारता हुआ गुफा के बाहर चला आता है
और स्टार्क इंडस्ट्री के जो भी हथियार वहां पड़े हुए थे उन सभी को जलाकर वहां से निकल जाता है और एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। फिर टोनी का सूट, जिसे उसने मार्क वन नाम दिया था, वो सूट टूट जाता है और टोनी वहां से आगे बढ़ने लगता है। तभी जेम्स की टीम टोनी को वहां से रेस्क्यू करके कैलिफोर्निया पहुंचा देती है और वहां पहुंचते ही टोनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी को तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहता है। टोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही टोनी का बिजनेस पार्टनर टैन उसका वेलकम करता है। फिर मीडिया वाले टोनी से अफगानिस्तान में हुए हादसे के बारे में पूछते हैं, जिस पर टोनी बताता है कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने उस पर हमला किया था और वो भी उसी की कंपनी में बनाए हुए हथियारों से। आगे टोनी स्टार्क बोलता है कि अब वो अपनी स्टार्क इंडस्ट्री में होने वाली आर्म्स डील को बंद करने वाला है। हम कंपनी में कोई भी हथियार नहीं बनाएंगे। और ये बात सुनकर टैन बीच में आ जाता है और कहता है कि अफगानिस्तान में हुई घटना की वजह से टोनी शॉक में है और ऐसी बातें कर रहा है। और आगे कहता है कि हम आपस में बात करके इस मुद्दे पर आपको खबर जरूर देंगे। फिर टैन पूछता है कि अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ था और तुम वहां से बचकर कैसे निकले। तब टोनी कहता है कि मुझ पर आतंकवादियों ने हमला किया था और मुझे कैद करके जेरी को मिसाइल बनाने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं वहां से आयरन सूट बनाकर भाग निकला और उस सूट को एनर्जी देने के लिए मैंने आर्क रिएक्टर बनाया। फिर टोनी उसे अपने शरीर पर लगे हुए आर्क रिएक्टर को दिखाता है। उसे देखकर टैन कहता है कि ये तो बहुत शानदार खोज है, हमें इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। लेकिन टोनी ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब टोनी अपने घर के लैब में आर्क रिएक्टर को अपग्रेड करता है और उसका एक न्यू वर्जन बनाता है। फिर उस नए आर्क रिएक्टर को अपने बॉडी में फिट करने के लिए वह अपनी सेक्रेटरी पेपर को बुलाता है। पेपर टोनी के बॉडी से पुराना आर्क रिएक्टर निकाल कर नया आर्क रिएक्टर फिट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि आतंकवादियों को रेगिस्तान में टोनी का बनाया हुआ मार्क वन आयरन सूट मिल जाता है और वो लोग सभी टुकड़ों को जमा कर लेते हैं। इधर टोनी ने अपने लैब में एक सूट पर काम शुरू कर दिया था और उसे वो मार्क टू नाम देता है। फिर टोनी सबसे पहले अपने जूते पे काम करता है ताकि वो एक सटीक लैंडिंग कर सके। वो अलग अलग परसेंटेज ऑफ एनर्जी को अप्लाई करता है और वो सफल होता है। आगे हम देखते हैं कि टोनी मार्क टू सूट को तैयार कर उसकी टेस्टिंग करने के लिए आसमान की ओर निकल जाता है और टोनी को मार्क टू की कैपेसिटी का पता लगाना था कि सूट में फुल पावर सेट करें, जिससे टोनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जा सके। अब टोनी आयरन सूट के साथ आसमान की 21,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तब उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है और उसके सूट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन वापस ज़मीन की तरफ आते ही टोनी अपने सूट को यानी जेविस को सूट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है और धीरे धीरे सूट फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद टोनी मार्क टू की टेस्टिंग करने के लिए घर वापस चला आता है, जहां उसे अपनी लैब में एक रैप किया हुआ गिफ्ट मिलता है जो उसे पेपर ने दिया था। उस बॉक्स में उसका पुराना पेपर ने निकाला हुआ आर्क रिएक्टर था। टोनी ये देखकर काफ़ी खुश होता है। आगे आयरन सूट की टेस्टिंग करने के बाद टोनी को पता चल जाता है कि ऊंचाई पर जाने पर सूट में बर्फ जमने की दिक्कत होती है। इसके लिए उसे सूट के डिज़ाइन में कुछ चेंज करने होंगे। तभी टोनी को टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि टैन ने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और सिर्फ उसे इनवाइट नहीं किया। ये देखकर टोनी सीधे पार्टी में पहुंच जाता है। उसे पार्टी में पेपर मिलती है और वहाँ दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी ड्रिंक लेते हुए उसकी मुलाकात क्रिस्टिन से होती है, जो उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि जिस जेरिको मिसाइल को उसने अफगानिस्तान में बेचा था, अब वैसे ही बहुत सारी मिसाइल अफगानिस्तान के गुलमेरा गांव में दिखी गई है। इस बात से टोनी को बहुत गुस्सा आता है और उसका शक सीधा टैन पर जाता है। पर टैन कहता है कि ये बिजनेस है टोनी। ये बात सुनकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर टोनी को पता चलता है कि अफगानिस्तान के गुलमेरा गांव के अंदर आदमियों को इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही साथ औरतों और बच्चों को जान से मारा जा रहा है। इस बात से टोनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सूट को नई टेक्नोलॉजी के साथ और भी ज्यादा अपग्रेड करने लगता है। फाइनली टोनी अपना नया आयरन सूट बना लेता है। बाद में टोनी अफगानिस्तान के गुलमेरा गांव के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो सारे आतंकवादियों की धुलाई कर देता है और वहां रखे हुए स्टार्क इंडस्ट्री के सारे हथियारों को तबाह कर देता है। इस तबाही का पता अमेरिका एयर फोर्स में चल जाता है और वो यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्लेन ने यह तबाही मचाई है, जहां से उन्हें पता चलता है कि एक छोटा सा प्लेन है। जिसके बाद वो अपने फाइटर जेट्स को उसके पीछे लगा देते हैं। वही टोनी स्टार्क अपने दोस्त कॉर्नर जेम्स को कॉल करता है और कहता है कि तुम जिसे प्लेन समझकर फाइटर जेट्स को मेरे पीछे लगा रहे हो, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और टोनी उसे यह भी कहता है कि अपने जेट्स को यहाँ से हटाओ और मुझे जाने दो,
जेम्स इस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है और अपने जवानों से कहता है कि यह दुश्मनों की आपस की लड़ाई है, आप बेस में वापस आ जाइए। और जवान वापस चले आते हैं। मीडिया के लोग जब जेम्स को अफगानिस्तान में हुई तबाही के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वहाँ के दो दुश्मनों के बीच आपस की ये लड़ाई है। उसके बाद जब ये न्यूज़ टैन को पता चलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो उसके बाद सीधे टेररिस्ट आतंकी संगठन से मिलता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। तब आतंकी संगठनों का लीडर बताता है कि ये सब टोनी स्टार्क का काम है। उसके पास एक आयरन सूट है जिसकी मदद से उसने ये तबाही मचाई है और वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मेरे पास उसका पीछा छुड़वाने का एक तरीका है। हमारे पास टोनी का पूरा नाम मार्क 1 सूट है। अगर तुम मुझे मुंह मांगा पैसा दो तो मैं तुम्हें डिजाइन दे सकता हूँ। लेकिन टैन आतंकियों के लीडर को धोखा देता है और उसके इलाके को तबाह कर देता है और आयरन सूट अपने साथ लेके चला जाता है। दूसरी तरफ टोनी को पता चल गया था कि इन आतंकियों के सौदे के पीछे टैन का हाथ है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट पेपर को टैन के कंप्यूटर से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, क्योंकि अगर टैन के पास कंपनी की कोई भी खुफिया जानकारी रहे तो वो आतंकवादियों को बेचकर मुनाफा कमा सकता है। फिर पेपर टैन के ऑफिस में जाकर कंप्यूटर तक पहुंच जाती है, जहां फाइल ट्रांसफर करते वक्त वो एक वीडियो देखती है जिससे उसे पता चलता है कि टोनी स्टार्क पर हमला टैन ने करवाया था। पेपर वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जाने वाली होती है कि वहाँ पर टैन आ जाता है। टैन से किसी तरह बचकर पेपर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कंप्यूटर चेक करने के बाद टैन को भी पता चल जाता है कि पेपर कंप्यूटर से सारी खुफिया जानकारी लेकर जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कार्लसन को, जो कि गवर्नमेंट खुफिया एजेंसी शील्ड का एक एजेंट होता है। वो पेपर से कहता है कि हम टोनी स्टार्क से मिलना चाहते हैं, तो क्या आप हमारी मदद करेंगी? क्योंकि पेपर को भी पता था कि इस वक्त उसके पीछे टैन है, इसलिए वो कार्लसन की मदद लेती है। दूसरी तरफ टैन काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे इस बात का पता था कि टोनी उसके बारे में सारा सच जान चुका है और वो किसी भी वक्त उसके पास आ सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन सीधे टोनी स्टार्क के घर चला जाता है और वह अपने एक खास हथियार की मदद से टोनी को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और वो टोनी के सीने से उसका आर्क रिएक्टर निकाल कर लेके चला जाता है। आर्क रिएक्टर निकाले जाने की वजह से टोनी के दिल की धड़कन धीरे धीरे बंद होने लगती है, लेकिन वह किसी तरह अपनी लैब में जाकर उस पुराने आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगा लेता है जो उसे पेपर ने दिया था। फिर टोनी अपना नया आयरन सूट पहनकर टैन से मुकाबला करने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ टैन टोनी का आर्क रिएक्टर अपने बड़े आयरन सूट में फिट कर देता है। लैब में टोनी टैन को रोकने के लिए पहुंच जाता है और दोनों के बीच बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के बीच टोनी को समझ आता है कि टैन का नया सूट उसके सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और वो उसे आसानी से नहीं हरा पाएगा। फिर टोनी को ख्याल आता है कि ऊंचाई पर जाने से सूट में बर्फ जमने लगती है और टोनी टैन को अपने पीछे आसमान में लेके चला जाता है। टोनी का पीछा करते करते टैन 21,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि टैन का सूट बर्फ से जमने लगता है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। यह देखकर टोनी भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही टैन का सूट वापस स्टार्ट हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई फिर से शुरू होती है। अब इसके बाद टोनी अपनी कंपनी के लैब की छत पर गिर जाता है और फिर पेपर को फोन करके कहता है कि लैब के आर्क रिएक्टर को फुल पावर के साथ ऑन करो, जिससे उसका पूरा असर टैन के सूट पर पड़ेगा और मैं वहां से भाग जाऊंगा। टोनी की बात सुनकर पेपर आर्क रिएक्टर को पूरी तरह से पावर से ऑन कर देती है, जिससे आर्क रिएक्टर में बहुत तेज रेंज निकलने लगती है और टैन उसकी चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते वक्त कार्लसन, जो कि शील्ड का एक एजेंट होता है, वो टोनी स्टार्क को एक स्पीच की नोट देता है और कहता है कि इसमें जैसा लिखा है वैसा ही मीडिया के सामने पढ़े, बाकी सब हम संभाल लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही टोनी कुछ सोचता है और सबके सामने ये कबूल कर लेता है, आई एम आयरन मैन। उसके बाद अगले सीन में शील्ड का चीफ न्यूक फ्यूरी टोनी के घर आता है और टोनी से कहता है कि मैं एवेंजर टीम का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।